Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 9 chapter number 10 congruent triangles. देखिए आज के इस लेक्चर में हम थ्योरम 10.4 को कवर करेंगे और जो थ्योरम बेस्ड है अपॉन राइट ट्रायंगल्स। देखिए कि सबसे पहले इस थ्योरम को पढ़ने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स का पता होना ज़रूरी है, जिसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऐसा ट्रायंगल कि जिसके अंदर कोई एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल आ रहा हो, उसको हम राइट ट्रायंगल बोलते हैं। अब राइट ट्रायंगल किसी भी शेप का हो सकता है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये दो लाइंस जो हैं ये एक दूसरे पर 90 डिग्री एंगल बना रही हैं। तो ऐसे ट्रायंगल कि जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का आ जाए, ऐसे ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपको ये ट्रायंगल दे दिया जाए तो ये भी एक राइट ट्रायंगल है। इसी तरह से अगर आपको ये ट्रायंगल दे दिया जाए तो ये ट्रायंगल भी इसी तरह से राइट ट्रायंगल कहलाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो इस स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब अगर हम मिसाल के तौर पर कहते हैं कि ये कोई लाइन सेगमेंट है और आप इस लाइन सेगमेंट को, यानी मिसाल के तौर पर इसका नाम मैं ए से बी लाइन सेगमेंट दे देता हूँ। अब मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप बी ए को प्रोड्यूस करें टू अ पॉइंट लेट्स सपोज सी, तो याद रखिए कि किसी लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस करने पर जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट डेवलप होगा उस पर यही एंगल 180 डिग्री बनता होगा। यानी किसी लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस कर देने पर, एक्सटेंड कर देने पर, उसकी लेंथ को बढ़ा देने पर जो एंगल डेवलप होता है इसको 180 डिग्री एंगल कहेंगे। ये एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड आप लोगों ने करना है कि आप देख रहे हैं कि ये 180 डिग्री का एंगल आ रहा है। अगर मिसाल के तौर पर ये एंगल इसमें से अलग कर दिया जाए और ये एंगल इसमें से अलग कर दिया जाए तो इन दोनों एंगल्स का अगर सम लेंगे, यानी प्लस करेंगे दोनों एंगल्स को, तो इस एंगल और इस एंगल को प्लस करने पर टोटल सम वापस 180 डिग्री के इक्वल ही आएगा। अब आपने इस बात को समझना है कि दो एंगल्स के जिनका सम करने से आंसर 180 डिग्री के इक्वल आए वो दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि एक आपके पास एंगल है कोई पी क्यू आर, और इसी को आपने एक्सटेंड कर दिया और एक इस वर्टेक्स का नाम, इस पॉइंट का नाम आप मिसाल के तौर पर एस रख दो, तो आर क्यू एस एंगल जो ये आ रहा है और पी क्यू आर एंगल जो ये आ रहा है, इन दोनों को प्लस कर देने पर सम 180 डिग्री के इक्वल आएगा। यानी सम ऑफ पी क्यू आर एंड आर क्यू एस, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। सो हम कहेंगे कि एंगल पी क्यू आर एंड आर क्यू एस आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सो देयर सम इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरम 10.4। देखिए थ्योरम नंबर 10.4 में आपसे ये कहता है, इन कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स the hypotenuse and one side of one triangle are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other, then the triangles are congruent। देखिए सबसे पहले तो हम इस थ्योरम को जब पढ़ते हैं तो हमें पता चल रहा है कि इसने हमें टू राइट एंगल ट्राइंगल्स लेने का कहा है। टू राइट एंगल ट्राइंगल्स ले लेने के बाद हमने अल्टीमेटली उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हमें ये तो समझ आ रही है कि हमने लेना क्या है और प्रूव क्या करना है। तो हम यही करते हैं कि हम टू राइट ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। तो अब देखिए कि उसने हमें टू राइट ट्रायंगल्स लेने का कहा, हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए। मैंने आपको बताया हुआ ऐसा ट्रायंगल कि जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल आ रहा हो वो राइट ट्रायंगल होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मीन्स कि 90 डिग्री एंगल आ रहा है, और इसी तरह से ये दोनों साइड्स परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल आ रहा है, तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसने कहा कि इन दो ट्रायंगल्स की कोरेस्पॉन्डेंस ड्रॉ करें, तो इट मीन्स कि हमें इनके नाम देना पड़ेंगे। मैं इस ट्रायंगल का नाम मिसाल के तौर पर ए बी सी दे देता हूँ और इस ट्रायंगल का नाम डी ई और एफ ये नाम दे दिया जाता है। अब आप ये देख रहे हैं कि हमने इन टू राइट ट्रायंगल्स की कोरेस्पॉन्डेंस ड्रॉ करनी है और उसने हमें ये बताया कि हाइपोटेन्यूज और वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है हाइपोटेन्यूज एंड कोरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल के।
देखिए ऐसी साइड जो 90 डिग्री के सामने आ रही होती है ये साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। सिमिलरली इधर 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड DF जो है इसको आप हाइपोटेन्यूज बोलोगे। अब इसने आपको कहा कि हाइपोटेन्यूज दोनों राइट ट्रायंगल्स की ये आपस में कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए, यानी ये जो साइड आ रही है AC और जो साइड आ रही है DF, उसने हमें ये बता दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रेंट है। एंड वन साइड, और इस हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई और एक साइड भी कॉन्ग्रेंट है, यानी आपकी चॉइस है कि आप इस साइड को इस साइड के कॉन्ग्रेंट ले लो या फिर इस साइड को इस साइड के कॉन्ग्रेंट ले लो। कहने का मकसद ये है कि आपने हाइपोटेन्यूज को कॉन्ग्रेंट ले लेना है गिवन डाटा में, और इसके साथ साथ कोई एक और साइड को भी कॉन्ग्रेंट ले लेना है, लेकिन किसी एक साइड को। या तो आप इस साइड को इस साइड के कॉन्ग्रेंट ले लो या इस साइड को इस साइड के कॉन्ग्रेंट ले लो। तो मैं सबसे पहले तो ये कह देता हूँ कि जी ये हाइपोटेन्यूज आपस में कॉन्ग्रेंट है, एक उसने हमें ये बताया। दूसरा उसने हमें कहा कोई एक साइड ले लो कॉन्ग्रेंट, मैंने कहा जी ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट है। अब हमने प्रूव ये करना है कि देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, मतलब ये हुआ कि हमने इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। आप देखिए कि दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं तो इनके एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल आ रहे हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट कहे कि जी दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रेंट है, दो साइड्स और एक एंगल के, तो ट्राइंगल तो वैसे ही कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे क्योंकि एस पॉस्टुलेट में भी दो साइड और एक एंगल आ रहे होते हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि दो साइड्स का जो एंगल होता है वो उनका इंक्लूडेड एंगल होता है। इंक्लूडेड एंगल का मतलब ये है कि अगर ये दो साइड्स आप ले रहे हैं तो एंगल इसको लिया जाएगा जो कि इन दो साइड्स के थ्रू कंटेन कर रहा है, यानी ये दो साइड्स ने उस एंगल को कंटेन किया हुआ है। तो अगर तो ये एंगल और ये एंगल आपको बता दिया जाता कि ये कॉन्ग्रेंट हैं तो फिर तो ऐसे पॉस्टुलेट लगता और ये ABC और DF ट्राइंगल शुरू में ही कॉन्ग्रेंट हो जाते और आपको ये थ्योरम प्रूव ना करना पड़ता। अब अगर एक स्टूडेंट ये कहता है कि मैं इस हाइपोटेन्यूज के साथ ये साइड कॉन्ग्रेंट ले लूँ तो इन दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल तो ये है और इसी तरह से इन दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल ये है, तो इसके बारे में तो उसने हमें यहाँ पर गिवन डाटा में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उसने तो आपको ये बताया कि ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है तो इट मीन्स एक एंगल 90 डिग्री होगा, इट मीन्स एंगल B 90 है। एक एंगल E जो है वो यहाँ पर 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है, तो ये एंगल साइड के दरमियान में नहीं आ रहा, इसलिए ऐसे पॉस्टुलेट नहीं लग सकता और ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते शुरू में। लिहाजा हमने अब जो टेक्निक्स टोटल पड़ी हुई हैं उनमें से एक तो है SAS, एक है ASA, एक है SAA, इसी तरह से एक है SSS। अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रेंट हो दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग टू साइड्स और एक एंगल के साथ, तो ट्राइंगल SS पॉस्टुलेट के मुताबिक कॉन्ग्रेंट होते हैं। हमें रिमेनिंग तीन बातों को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। ASA से मुराद है कि अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड अगर किसी दूसरे ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के कॉन्ग्रेंट होगी तो आपको बाकी तीन चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी दो साइड्स और एक एंगल जो बच जाता है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ट्राइंगल्स डायरेक्टली आप कह देंगे कि वो कॉन्ग्रेंट हैं। हमने इसको प्रूव किया था 10.1 में। अब अगर हम ये देखें तो ये हमने क्रॉलरी पढ़ी थी 10.1 के बाद कि अगर एक साइड और दो कंसेक्टिव एंगल्स किसी ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हो जाएं किसी दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड और दो एंगल्स के साथ, तो भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। और इसी तरह से अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स किसी दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के कॉन्ग्रेंट हों तो एंगल एक भी चेक न किया जाए, डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। इस बात को हमने प्रूव किया था 10.3 में। तो अब हम यहाँ पर इनमें से कोई टेक्निक अगर डायरेक्टली लगा सकते हो तो हम वो लगा देंगे और ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे। लेकिन क्लियरली आप देख रहे हैं कि हमारे पास इनमें से कोई भी ऐसी बात यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम इनमें से कोई फ़िलहाल चीज़ नहीं लगा सकते। हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं कि हमें क्या बताया गया है यहाँ पर, उसके बाद हम ये लिखते हैं कि हमने एंड पर प्रूव क्या करना है, उसके बाद हम कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं और उस कंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 10.4 थ्योरम। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर गिवन डाटा ये लिखते हैं कि कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट ट्राइंगल्स हमने ड्रॉ करनी है। तो हम ट्राइंगल ABC की कोरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल DEF के साथ ड्रॉ कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूज एक ट्राइंगल का और कोई एक साइड इस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और कोरस्पॉन्डिंग साइड के साथ कॉन्ग्रेंट है, उसने हमें ये बता दिया है। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो ऑपोजिट टू 90 डिग्री है और वो यहाँ पर फिगर में आप देखें तो वो AC है।
तो उसने आपको ए सी साइड के बारे में बता दिया कि ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, ए सी रिस्पॉन्ड कर रही है डी एफ को, तो आप कहेंगे कि जी ए सी और डी एफ कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद उसने आपको बताया कि कोई एक साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो अब अगर एक स्टूडेंट कहता है कि जी मैं ए बी साइड को कॉन्ग्रुएंट लेता हूँ, ए बी कॉन्ग्रुएंट होगी डी ई के यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड के, तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन दूसरा स्टूडेंट ऑन दी अदर हैंड कहता है कि मैं बी सी साइड को ई एफ के कॉन्ग्रुएंट लेना चाहता हूँ, तो इस केस में फिर कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। अभी हम कंस्ट्रक्शन इस साइड पर कर रहे होंगे, उस केस में कंस्ट्रक्शन डाउनवर्ड की जाएगी और फिर उसके मुताबिक थ्योरम को प्रूव किया जाएगा। तो अगर आपका तो होल्ड है प्रॉपरली तो आप फिर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप कोशिश करें कि जैसा बुक में आपको बताया गया आप वैसा ही करें। अदरवाइज़ अगर आप इसके वर्टिसेस के नाम भी चेंज करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन भी चेंज करते हैं, आप यहाँ से साइड को भी चेंज करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी रिकमेंडेड यही है कि जिस तरह से करवाया गया ताकि रिस्क ही ना हो जाए। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट बोर्ड्स हैं, तो उसमें एग्जामिनर्स कैसे आते हैं, किस किस्म के जो चेकर हैं उनके पास आपके पेपर्स जाएंगे। सो बेहतर यही है कि आप वैसे ही करें जैसे बुक में हुआ हुआ है। तो अब इसके बाद देखिए कि आपको, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल्स दिए गए थे, तो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एंगल 90 डिग्री तो आ रहे होंगे। इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल ABC के अंदर जो एंगल 90 डिग्री आ रहा है वो एंगल कौन सा है जी? मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC एंड मेजरमेंट ऑफ द एंगल DEF, ये दोनों एंगल्स जो हैं ये 90 डिग्री के इक्वल हैं और ये दोनों आपस में भी कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इसके बाद हम इसका प्रूफ लिख लेते हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट अगर सिर्फ कह देता है एंगल ABC, तो फिर आप यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज़ करेंगे, M नहीं डालेंगे। M से मुराद है मेजरमेंट, और मेजरमेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं। जबकि अगर एक स्टूडेंट सिर्फ एंगल ABC कहता है तो उसे कहना चाहिए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEF। अब कॉन्ग्रुएंट में और इक्वल में ये डिफरेंस है कि जब आप मेजरमेंट लगा रहे होंगे तो इक्वल टू साइन आएगा, और आप मेजरमेंट यूज़ नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली ऐसे कह रहे हैं, तो फिर आप कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज़ करेंगे। मेजरमेंट का जवाब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसको आप इक्वल टू 90 कह सकते हैं, इसको आप इक्वल टू 90 उस तरह से नहीं कह सकते। मकसद ये है कि आप यहाँ पर एंगल ABC की बात करें कि ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल DEF के, आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो इक्वल टू 90 डिग्री है। बहरहाल आपकी अपनी चॉइस है, आप ये लिखना चाहें या आप ये लिखना चाहें इसकी जगह पर, तो दोनों ठीक होंगे। अब इसके बाद देखिए हम इसके प्रूफ में क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है ये जो ट्रायंगल्स की कोरेस्पोंडेंस ड्रॉ की है, इन ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, यानी ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के। इस बात को हम प्रूव करना चाहेंगे। हम कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखिए कि हमने अब कोई ऐसी टेक्निक यहाँ पर यूज़ करनी है, कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी है कि जिसको यूज़ करते हुए हम या तो SAS लगा सकें या ASA लगा सकें या SAA लगा सकें या SSS लगा सकें, कुछ भी ऐसा कर सकें कि जिसके थ्रू हम ये कह सकें कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब अगर मिसाल के तौर पर मैं इस बात से शुरू करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि FE साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए टू अ पॉइंट M। अब FE को प्रोड्यूस कर देने से पॉइंट M पर आप देखोगे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट आएगा, स्ट्रेट लाइन आ रही है। दूसरी बात ये है कि अब ये प्रोड्यूस होगी तो पॉइंट M इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किसी जगह पर भी हो सकता है। इसकी एक्सटेंशन कितनी होनी चाहिए, यानी इसको मैं एक्सटेंड करके, इसको बढ़ा के कितना एक्सटेंड करूं और कहां तक लेकर जाऊं कि जिसके बाद मैं उसको पॉइंट M कह दूं। तो आप देखिए कि जितनी BC की मेजरमेंट है उतनी ही इसकी मेजरमेंट होनी चाहिए। यानी आप जितनी FE को प्रोड्यूस करके M तक लेकर जाना चाहते हो, तो जो ME की मेजरमेंट है और जो BC की मेजरमेंट है, इन दोनों को आपस में इक्वल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जैसा कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं, अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम इसको पॉइंट M कह देते हैं। तो अब आप क्लियरली ये देख रहे हैं कि ME और BC की लेंथ एक दूसरे के इक्वल है। आपने कंस्ट्रक्शन में ये कह देना है कि प्रोड्यूस FE टू अ पॉइंट M सच दैट ME एंड BC आर कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर देंगे टू पॉइंट D। ऐसा कर देने पर आप देख रहे हैं कि ये एक और ट्रायंगल डेवलप हो रहा है, MED या DEM ट्रायंगल डेवलप हो रहा है। अब आप ये जानते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है, और आपको मैंने स्टार्ट ऑफ द थ्योरम में ये बताया था कि अगर किसी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर दिया जाए तो जो यहाँ पर इस वर्टेक्स पर एंगल बनेगा ये स्ट्रेट एंगल होगा, यानी 180 डिग्री के इक्वल होगा। इस स्ट्रेट एंगल पूरे को
हम इस एंगल और इस एंगल में, यानी इस एंगल और इस एंगल में अगर डिवाइड कर दें तो इन दोनों को सम किया जाए यानी प्लस किया जाए तो आंसर क्लियरली 180 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, मैंने आपको ये बताया था। यानी एंगल डी ई एफ की मेजरमेंट को और एंगल डी ई एम की मेजरमेंट को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये आंसर 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब जिन में से डी ई एफ के बारे में आप जानते हैं गिवन डाटा में कि ये 90 डिग्री एंगल के इक्वल है, तो अब दो एंगल्स जिनका सम 180 हो और उनमें से एक 90 हो तो दूसरे को कितना होना चाहिए? अगर तो वो 89 डिग्री होगा तो सम 180 नहीं आता, अगर वो 91 डिग्री होगा तो सम 180 से बढ़ जाता है, तो दूसरे एंगल को भी लाजमी तौर पर 90 होना चाहिए। इसका मतलब है हम ये साबित कर सक रहे हैं कि डी ई एम एंगल भी फिर 90 डिग्री के इक्वल होगा। इट मीन्स कि ये एंगल डी ई एम 90 डिग्री है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये साइड और ये साइड क्योंकि गिवन डाटा में कॉन्ग्रेंट थी, बी सी को आपने एम ई के कॉन्ग्रेंट ले लिया था और ये एंगल 90 था और ये एंगल भी 90 है, तो आप देख रहे हैं कि दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल इन दो साइड्स और इनके इंक्लूडेड एंगल के कॉन्ग्रेंट आ रहा है। तो इसका मतलब है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एम एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। इसका मतलब है एंगल सी को एंगल एम के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए और साइड ए सी को साइड डी एम के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। अब अगर आप देखें तो हमने ए सी साइड को तो डी एफ के कॉन्ग्रेंट कहा था, जबकि अभी हमने ये प्रूव किया कि ए सी डी एम के कॉन्ग्रेंट है। तो इसका मतलब है कि ये इसके भी और ये इसके भी कॉन्ग्रेंट है, तो ये और ये आपस में भी कॉन्ग्रेंट होंगे। अब अगर हम ट्राइंगल डी एम एफ लेते हैं, ये बड़ा ट्राइंगल लेते हैं, इस लाइन को आप भूल जाएं, इसको आप माइंड में रखें कि ये नहीं है, तो आप ट्राइंगल डी एम एफ को अगर कंसिडर करें तो इस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रेंट आप प्रूव कर चुके हैं। तो इसके अपोजिट एंगल एफ आ रहा है और इसके अपोजिट एंगल एम आ रहा है, तो सी एंगल तो एम एंगल के कॉन्ग्रेंट था और एम एंगल एफ एंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो सी एंगल को एफ एंगल के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। ऐसा जब आप प्रूव कर लेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि एक साइड कॉन्ग्रेंट है, एक एंगल कॉन्ग्रेंट है और एक एंगल कॉन्ग्रेंट है, एस ए लगता है। या आप कह दें ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट है, ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है और ये एंगल इस एंगल के आपने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया है, तो आप इसके थ्रू कहेंगे कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। अब हम इस कंस्ट्रक्शन को और उसके बाद इन स्टेप्स को, जो कि प्रूफ के स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने सबसे पहले कहा कि प्रोड्यूस एफ ई टू अ पॉइंट एम सच दैट एम ई एंड बी सी आर कॉन्ग्रेंट। उसके बाद आपने ये कहा कि जॉइन एम टू डी। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए कि सबसे पहले तो हमने ये जो कंस्ट्रक्शन की है, इसमें ऐसा कर देने पर, यानी एफ ई को प्रोड्यूस कर देने पर पॉइंट एम तक आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट आ रही है और स्ट्रेट एंगल एफ ई एम डिवेलप हो रहा है। इस एंगल को अगर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो एक एंगल है मेजरमेंट ऑफ द एंगल डी ई एफ और दूसरा एंगल है मेजरमेंट ऑफ द एंगल डी ई एम। इन दोनों को प्लस अगर किया जाए तो क्लियरली 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब देखिए कि जिसमें से मेजरमेंट ऑफ द एंगल डी ई एफ तो आपको गिवन डाटा में बता दिया गया था कि ये 90 डिग्री के इक्वल है। तो अब अगर आप इसका रीज़न देखें तो ये गिवन है। डी ई एफ अगर 90 हो तो यहाँ पर 90 पुट कर देने पर 90 को इक्वल के इस तरफ लेकर आएँ, 180 डिग्री से ये माइनस हो जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ द एंगल डी ई एम इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो आप ये 90 डिग्री के इक्वल कैसे प्रूव कर रहे हो? आप कहोगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इन दोनों को यूज़ करके हम ये बात कह रहे हैं। अब देखिए, ये तो समझ आ गई कि एंगल डी ई एम इक्वल टू 90 डिग्री है। मीन्स कि जो ट्राइंगल डी ई एम है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हम कॉरेस्पॉन्डेंस ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल ए बी सी की ट्राइंगल डी ई एम के साथ। आप देखिए, ए बी साइड डी ई साइड के कॉन्ग्रेंट है। ये देखिए, ए बी साइड डी ई साइड के कॉन्ग्रेंट है। इसका रीज़न क्या है? गिवन डाटा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि साइड बी सी को हमने कॉन्ग्रेंट लिया था साइड एम ई के, और ये कहाँ पर था? कंस्ट्रक्शन में।
अब देखिए तो जो एंगल आ रहा है ए बी सी, ये कॉन्ग्रेंट होगा एंगल डी ई एम के, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, बोथ इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि दो साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। इसका मतलब हुआ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एम के साथ। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो ये किस रीज़न के मुताबिक हैं? एस ए एस पोस्टुलेट के मुताबिक है। अब देखिए कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होती हैं, यानी एंगल सी को एंगल एम के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। सो एंगल सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल एम, और इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। इसके अलावा अगर आप देखें तो साइड ए सी को साइड डी एम के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, साइड ए सी को साइड डी एम के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। तो आप लिख देंगे साइड ए सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू साइड डी एम। इसका रीज़न क्या आ जाएगा? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। लेकिन देखिए गिवन डाटा में तो ए सी डी एफ के कॉन्ग्रेंट है, तो आप लिख देंगे बट ए सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू डी एफ। इसका क्या रीज़न है? गिवन। तो अब आप देख रहे हैं कि डी एम ए सी के कॉन्ग्रेंट है और ए सी आगे से डी एफ के कॉन्ग्रेंट है, तो डी एम और डी एफ को कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। सो डी एम एंड डी एफ शुड बी कॉन्ग्रेंट। ये दोनों क्यों कॉन्ग्रेंट होंगे? क्योंकि बोथ कॉन्ग्रेंट टू साइड ए सी हैं, दोनों ए सी साइड के कॉन्ग्रेंट हैं। अब अगर हम ट्राइंगल लें डी एम एफ, डी एम एफ कौन सा ट्राइंगल है? देखिए ये बड़ा ट्राइंगल डी एम एफ है। इस ट्राइंगल के अंदर आप डी एम और डी एफ को यहाँ पर कॉन्ग्रेंट कह रहे हो कि डी एम और डी एफ कॉन्ग्रेंट है, तो डी एम के ऑपोजिट एंगल एफ है जबकि डी एफ के ऑपोजिट एंगल एम है, तो एंगल एफ और एंगल एम को कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। और इसका क्या रीज़न है? क्योंकि साइड्स अगर कॉन्ग्रेंट हों तो उन कॉन्ग्रेंट साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो हमने ये लिख दिया क्योंकि साइड्स कॉन्ग्रेंट थी इसलिए ये एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं। लेकिन देखिए कि एंगल सी एम के कॉन्ग्रेंट था यहाँ पर, और यहाँ पर एफ एम के कॉन्ग्रेंट है, तो हम यहाँ पर कह देते हैं बट सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एम। तो एफ भी एम के कॉन्ग्रेंट है और एंगल सी भी एम के कॉन्ग्रेंट है, तो फिर एंगल सी को और एंगल एफ को आपस में भी कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बोथ आर कॉन्ग्रेंट टू एंगल एम। अब क्योंकि हम एंगल सी और एंगल एफ को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं, तो अब हम फाइनली कोरस्पॉन्डेंस ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ की। अब आप ये देखिए कि साइड ए बी कॉन्ग्रेंट है साइड डी ई के। इसका क्या रीज़न है? गिवन। इसी तरह से एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है एंगल डी ई एफ के। इसका क्या रीज़न है? बोथ इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं इसलिए ये आपस में इक्वल हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें तो एंगल सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल एफ, ये आप यहाँ पर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो, तो यहाँ पर लिख दो ऑलरेडी प्रूव्ड। तो अब आप ये देख रहे हैं कि एक साइड और दो एंगल्स के कॉन्ग्रेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, और ये किस टेक्निक के मुताबिक? एस ए ए कॉन्ग्रेंट टू एस ए ए। तो इस तरह से करके आपने इन दो राइट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, कि जबकि आपको बताया गया था कि इन दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड कॉन्ग्रेंट है, और हमने प्रूव कर लिया कि फिर ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर हमें ये ना भी पता हो कि बी सी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है या नहीं है, और ये भी ना जानते हो कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है या नहीं है, और इसी तरह से अगर हमें इनिशियली ये ना बताया जाता कि ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है या नहीं है, तो फिर भी हम ये इन्फॉर्मेशन सफिशेंट है कि अगर दो ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड कॉन्ग्रेंट है, तो फिर हम ऑनवर्ड्स ये कह देंगे कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। अब हम इस थ्योरम को आने वाले थ्योरम्स के अंदर यूज़ करते हुए इस रिज़ल्ट को अगले थ्योरम्स को प्रूव करेंगे।
सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे प्रमोट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।